हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। भाई केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 8 हमारा आ चुका है और ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा भाई। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई, क्या करने वाले हैं इस लेक्चर में, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। भाई बहुत बेहतरीन इक्वेशन है, आपको पता है क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है हमारा। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि आपने अगर देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो भाई देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पूरी की पूरी यूनिट को यहां पर कवर किया है। भाई कौन कौन सी चीजें आपको बता देते हैं। भाई हमने इसमें पढ़ा है अभी तक रिवर्सिबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम और उसके ग्राफ, ये पढ़ा भाई। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती हैं, अच्छा रिवर्सिबिलिटी के बाद इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, उसके ग्राफ क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली भाई हमने। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ा, उसके फैक्टर्स को पढ़ा, भाई कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी है ना। इसके बाद हमने भाई लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, उसका थर्मोडायनेमिक पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने पढ़ा है ना। इसके बाद हमने वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ा, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर पढ़ा है ना, ली चैडलियर प्रिंसिपल पढ़ी हमने। और अब हम जो लास्ट लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट टॉपिक हमारा बचा है वो है क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। भाई वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह होता है। कहां होता है सर, थर्मोडायनेमिक्स का, इसमें इसका डेरिवेशन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम है या फेज इक्विलिब्रियम है या कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन, जहां पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिखाए जाते हैं। भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूले दे दिए, भाई इसको इसकी प्रॉपर्टी है, हम ये भी नहीं सोचते कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे आया, वो सब जो है भाई वो फॉर्मूला हमें अब इधर निकाल के देखना है वो कहां से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह पर है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बड़े ही अंदाज से, एक अच्छे से अंदाज में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, टिपिकल बिल्कुल है नहीं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं सर, क्या जानेंगे हम, ये जानेंगे सर ये जो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन है ये बताती क्या, किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन अबाउट द इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम को ही बताएगी, चलिए ठीक है सर, इक्विलिब्रियम को बता रही है। किसमें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेज। भाई ये दो फेज के बीच में इक्विलिब्रियम को बताएगी ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं सर जो क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन होती है ये इक्विलिब्रियम को बताती है दो फेज के बीच। भाई फेज कौन कौन सी होती है हमने पहले से पढ़ रखा सर, हमें पता भी होता है, जैसे सॉलिड फेज हो गई, लिक्विड फेज हो गई, गैस फेज हो गई, ये सब फेज ही तो होती है। अब इन दो फेज के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है सर उसको एक्सप्लेन करेगा क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। सर कौन कौन सी फेज होंगे, वन कंपोनेंट सिस्टम का मतलब क्या, एक ही कंपोनेंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने H2O ले लिया भाई, जैसे मान लीजिए मैंने H2O ले लिया, अब H2O सॉलिड फेज में हो सकता है, लिक्विड फेज में हो सकता है, H2O आपका गैस फेज में भी हो सकता है। सॉलिड फेज में होगा आइस बोलेंगे उसको, लिक्विड फेज में होगा वाटर बोलेंगे उसको, गैस फेज में होगा तो आप क्या बोलेंगे उसको, वाटर वेपर बोलते हैं। तो इसी तरह से कोई भी एक कंपोनेंट ले लीजिए, उसकी दो फेज के बीच में जो इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करेगा उसको हम क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन कहेंगे। सर कौन कौन से फेज हो सकते हैं, कितने इक्विलिब्रियम हो सकते हैं, उसके बारे में जान ले एक बार, बिल्कुल जान लीजिए। मान लीजिए हमारे पास में कोई सॉलिड फेज है और वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है हमारे किसके साथ, लिक्विड फेज के साथ। बिल्कुल हो सकता है सर, हो सकता है कि हमारे पास लिक्विड फेज हो और वो इक्विलिब्रियम में हो किसके साथ, गैस फेज के साथ, ये भी पॉसिबल है। या फिर हो सकता है कि हमारे पास सॉलिड हो और सॉलिड डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में हो किसके साथ, गैस के साथ। सर ये तीन पॉसिबिलिटी है। या फिर इसके अलावा सर एक पॉसिबिलिटी और मिल जाती है हमको, उस पॉसिबिलिटी को बोलते हैं, हो सकता है सॉलिड एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के सॉलिड में ही चेंज हो रहा है, यानी अल्फा फॉर्म से बीटा में जा रहा है, जैसे सल्फर में देखने को मिलता है। भाई इसके बाद हम अगली जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं आपको बता दें, वो फेज इक्विलिब्रियम करने वाले हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है। इसके बाद हम फेज इक्विलिब्रियम करने वाले हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में मिलने वाली, सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, कहां पर होता है, कौन कौन सी फेज के बीच में होता है, वहां पर वन सॉलिड से सेकंड सॉलिड में भी कैसे ट्रांजिशन होता है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए भाई ये हमारे चार टाइप के हमारे इक्विलिब्रियम हो सकते हैं और इसी इक्विलिब्रियम में हमारा, इस इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है हमारा क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। तो ठीक है सर,
बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई इधर, देखिए भाई इधर हम एक कंटेनर ले लेते हैं। यहाँ पर बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमने एक कंटेनर लिया और उसमें मैंने कोई भी एक, मान लीजिए लिक्विड ले रखा है। ये मैंने यहाँ पर एक लिक्विड ले रखा है, ठीक है, ओके सर, लिक्विड हमने ले लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है सर, किसी को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे, मान लीजिए पानी ले रखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर मान लीजिए हम पानी ले रखा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमने पानी को बस क्या किया है, इसको ऊपर से ढक दिया, मान लीजिए इसको ऊपर से क्या कर दिया, ढक दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। होगा क्या भाई, कोई भी लिक्विड है हमारे पास, कोई भी लिक्विड है, उसकी ये सरफेस है मान लीजिए, है ना, और अगर वो वोलेटाइल है तो वहां से कोई ना कोई तो इसकी वेपर उठेंगे भाई, इस लिक्विड की कुछ ना कुछ वेपर होंगे। मान लो पानी है, पानी वाप अवस्था में जाएगा तो यहां से क्या होगा, कुछ ना कुछ इसके गैस के मॉलिक्यूल ऊपर होंगे, इसके गैसेस फेज हो गई। ये गैसेस फेज जो है मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। गैस का एक मॉलिक्यूल जैसे लिक्विड में चेंज होगा तो लिक्विड का वापस से गैस में, जैसे ऐसे मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं। पानी है, अगर मैं पानी को उबाल रहा हूं, ऊपर से मैंने ढक रखा है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो पानी की भाप ऊपर उठ के जाती है वो ऊपर जाके लिक्विड बन जाती है, वापस से नीचे आ जाती है। ऐसा होता नहीं होता है, बिल्कुल वही चीज आपने नॉर्मली देखा भी होगा। तो लिक्विड का अगर वन मॉलिक्यूल उठकर सीधा जा रहा है गैस में भाप, तो उसी वक्त क्या होगा, गैस का एक मॉलिक्यूल वापस आ जाएगा लिक्विड में। ये आपकी क्या है, ये आपकी लिक्विड फेज हो गई सर। मान लिया हमने, ये हमारी क्या होगी, लिक्विड फेज, और ये हमारी क्या होगी, गैस फेज। यहां पर है क्या सर, यहां पर ये है कि हमारा जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, गैस फेज के साथ। इस कंडीशन के लिए हमें क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन क्या करनी है आपको भाई, हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन करनी है, इसको ड्राइव करना है। लेकिन एक चीज है, हम बार बार सर आपने कह दिया लिक्विड और गैस है, सॉलिड गैस भी तो हो सकती है, सॉलिड लिक्विड भी तो हो सकता है। तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं, इस फेज को हम मान लिया ए है और दूसरा हमारा बी है। भाई हो सकता है सॉलिड गैस हो, लिक्विड गैस हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको ये मान लेते हैं कि हमारे पास में एक है ए और हमारे पास में दूसरा बी, और ये दोनों एक फेज से दूसरी फेज में क्या है, इक्विलिब्रियम में है दोनों, ए और बी दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। अब मुझे क्या जानना भाई, इसके बारे में क्लैपेरॉन इक्वेशन निकालनी है। तो भाई एक बात बताओ, क्या हम पहले भी जान चुके हैं, जब ए हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ इसकी खुद की गिब्स एनर्जी होगी सर, बिल्कुल होगी। उसको हम मान लेते हैं जी ए। क्या मान लेते हैं, जी ए। सर बी की अपने आप में कुछ ना कुछ गिब्स एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, उसको मान लीजिए जीबी। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, उसके बाद में प्रॉपर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी कुछ चीजें जान ली ना मैं, जैसे मान लीजिए ए है वो इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ए की अपनी गिब्स एनर्जी जी ए मान ली, बी की अपनी गिब्स एनर्जी जीबी मान ली। अगर मैं यहां से इनकी गिब्स एनर्जी का चेंज निकालूं डेल्टा जी, भाई डेल्टा जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा जी कैसे निकालेंगे भाई, किसी भी चीज का चेंज निकालना है बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दीजिए। अगर आप बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं आपका चेंज निकल आएगा। सर बाद में कितनी गिब्स एनर्जी थी, जीबी है। सर पहले कितनी गिब्स एनर्जी थी, जी ए है। अगर मैं जीबी में से जी ए को माइनस कर दूं तो क्या निकल आता है, मेरा डेल्टा जी निकल आता है। कितनी बात समझ में आ रही, बिल्कुल समझ। लेकिन सर हमने पुराने लेक्चर्स में हमने ये जान रखा है, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम, सर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पर तो टोटल सिस्टम की जो गिब्स एनर्जी है वो तो जीरो हो जाती है। अगर आपका ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है ए में, अगर दोनों का रेट बराबर है वो इक्विलिब्रियम हो गया। अगर बराबर है तो दोनों की एनर्जी सेम हो जानी है। मतलब क्या है कि टोटल गिब्स एनर्जी का जो चेंज है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अगर सर टोटल चेंज जीरो हो जाएगा, टोटल चेंज अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर जीबी माइनस जी ए। मैं क्या कर सकता हूं, जी ए माइनस का इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा जी ए बराबर जीबी। क्या हो जाएगा भैया, यहां से जी ए बराबर जीबी। कहने का मतलब भैया इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है तो रिएक्टेंट की जितनी गिब्स एनर्जी होगी प्रोडक्ट की भी उतनी ही होगी, क्योंकि दोनों का चेंज क्या रहना है, जीरो। सर ये तो सिंपल सी बात रही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात कही थी हमने और वो समझ लिए। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम आगे की समझिए। क्या समझना है भाई, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास ये था, एक सिस्टम था। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर में चेंज करूं, प्रेशर में चेंज करूं,
वॉल्यूम में चेंज करूं या कंसंट्रेशन में चेंज करूं। भैया चेंज करने से क्या पढ़ा था हमने अभी अभी एक दो लेक्चर पहले, एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। और ली चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या कहा था भाई, उसने ये कहा था अगर मान लीजिए आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे ठंड खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये था अगर आप इक्विलिब्रियम में हो और आपको अगर कोई चेंज किया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, या वॉल्यूम दिया जा रहा है, या कंसंट्रेशन चेंज की जा रही है, तो आपका इक्विलिब्रियम जो था भाई वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। अगर आपका इक्विलिब्रियम हुआ डिस्टर्ब तो आप रिएक्शन ये चाहेगी कि वापस से हम उसी फेज में जाना चाहें, उसी फेज में जाना चाहें। जैसे मान लीजिए भाई अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैंने टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर या कंसंट्रेशन में कोई चेंज करता हूं, मैं कोई भी चेंज करता हूं तो उसकी गिब्स एनर्जी में भी चेंज हो जाएगा। क्या कहना चाह रहे हो सर? कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए हमने क्या कहा भाई, ए है हमारा, ए इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, बी के साथ। यही तो कहा था, बिल्कुल कहा था सर। जब चेंज नहीं हुआ था इसकी गिब्स एनर्जी कितनी थी, जी ए। जब चेंज नहीं हुआ था इसकी गिब्स एनर्जी कितनी, जी बी। मान लीजिए अगर मैंने चेंज कर दिया है तो गिब्स एनर्जी में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, बिल्कुल होगा सर। वो कितना हो जाएगा, उसको मैं डी जी ए मान सकता हूं। कितना मान लिया मैंने, डी जी ए। सर ए में जितनी एनर्जी थी उसकी गिब्स एनर्जी, उसमें डी जी ए का चेंज हो गया। ठीक है सर, मान लिया। उसके बाद क्या हुआ भाई, बी में भी कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, बिल्कुल। उसको मैं डी जी बी मान लेता हूं, उसको मैं डी जी बी मान लेता हूं। भाई ये तो चेंज हो गया। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल हम जानते हैं कि अगर कोई चेंज होता है तो वापस से वो इक्विलिब्रियम में अपना मेंटेन करता, वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल, भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो वापस से कुछ टाइम में वापस से इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर लेगा, रीएडजस्ट करता है अपने सिस्टम को, बिल्कुल करता है। तो सर मैं एक काम कर सकता हूं, अगर उसने वापस से क्या किया, अगर उसने वापस से अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो दोनों की गिब्स एनर्जी तो फिर से बराबर हो जाएगी। जैसे पहले इक्विलिब्रियम पे था तो दोनों की गिब्स एनर्जी बराबर थी, बिल्कुल सही बात है। और उसने वापस से करेगा तो ये भी तो बराबर हो जाएगा सर। तो कर दीजिए फिर। हम ये कहना चाह रहे हैं सर जी ए प्लस डी जी ए बराबर हो जाएगा जी बी प्लस डी जी बी के। होगा नहीं होगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। चूंकि हमें एक चीज जानते हैं भाई, हमें एक चीज जानते हैं, अभी तो जाना हमने, क्या जाना भाई, हमने ये जाना सर यहां पर जी ए बराबर जी बी है। इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां पर जी ए जो है वो बराबर है किसके, जीबी के। सर जी ए और जीबी दोनों बराबर हैं, जी ए और जीबी दोनों बराबर हैं तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर यहां से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा नया फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे डी जी ए भी बराबर होगा डी जी बी के। बस भाई यही हमें निकालना था, क्योंकि इसके बाद हमारा सॉल्यूशन जो होगा बहुत आसान हो जाना। समझ में आ गया? चेंज बराबर कहने का मतलब है अभी तक जो भी हमने कहा है, अगर कोई भी सिस्टम यानी दो फेज है हमारे इक्विलिब्रियम में है, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद उसकी गिब्स एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। भाई उनकी गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है ए में और बी में, उनका चेंज भी क्या रहता है, बराबर। उनका चेंज भी क्या रहता है, बराबर। अब इसको करते हैं अगले पॉइंट से बहुत ही अच्छे तरीके से। हमने कहा सर डी जी ए बराबर है डी जी बी के साथ, है ना, बिल्कुल सही बात है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा या थर्मो अभी नहीं पढ़ी है तो हमने पिछले टाइम में हमने किया था, क्या किया था, क्वांटम ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। वहां पर हमने एक इक्वेशन निकाली थी, और वो कौन सी थी भाई, वो ये थी सर डीजी बराबर होता है हमारा वीडीपी, सॉरी डीजी बराबर होता है हमारा वीडीपी माइनस एच डी टी। डीजी बराबर होता है आपका वीडीपी माइनस एचडीटी। सर ये भी डीजी है, ये भी डीजी है, क्या मैं इसकी वैल्यू को उठाकर यहां रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हो सर, रख दीजिए। फिर देखिए क्या करेंगे। डीजी बराबर क्या है सर, डीजी बराबर है वीडीपी माइनस एचडीटी, यही है, बिल्कुल सही बात है सर, वीडीपी माइनस एचडीटी। लेकिन ये कौन सा जी है भाई, ए वाला, तो हम इसको करेंगे वीएडीपी माइनस एस ए डी टी। ये तो ए वाले की टर्म होगी, ठीक है सर। इसकी अगर हम बात करें तो क्या करेंगे भाई, यहां पर देखिए
जीबी की बात करें, डीजीबी की बात करें, वीडीपी माइनस एसडीटी, यही तो हो जाना इसका। लेकिन ये कौन सा बी वाला, तो वीबी डीपी और एसबी डीपी। सर आप एक चीज समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही, ये वॉल्यूम ए का हो गया, एंट्रोपी ए की होगी, यहाँ पर वॉल्यूम बी का हो गया, एंट्रोपी बी की होगी, लेकिन आपने डीपी डीटी में ए और बी क्यों नहीं लगाया भाई? वो हमने इसलिए नहीं लगाया, अगर ये पूरे सिस्टम में मैं कोई टेम्परेचर में चेंज करता हूं या किसी प्रेशर में चेंज करता हूं, तो वो जितना ए में होगा उतना ही बी में होगा। तो यहां तो दोनों बराबर है ना, यहां पर चेंज तो दोनों में बराबर होगा। तो भाई इसीलिए हमने यहां पर ए और बी नहीं लिखा है, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है सर, अब बहुत अच्छे से काम करना है। क्या काम करना है भैया? जो सेम टर्म है उनको बराबर पास ले आओ। मतलब ये वी वाला टर्म है, ये वी वाला टर्म है, ये डीटी वाला टर्म है, ये डीटी वाला टर्म है, इनको अलग अलग लेके जाओ। तो यहां पर हमारा क्या करना है, यहां से हम कर सकते हैं सर वी ए डीपी, ये वैल्यू किसकी प्लस की, इधर आके हो जाएगी माइनस की, वी बी डीपी बराबर, ये वैल्यू माइनस की इधर जाके पहुंच जाएगी प्लस की, एस ए डी टी, ये वैल्यू माइनस की है एस बी डी टी। इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, इतना तो आता ही हमें। यहां पर भी डीपी, यहां पर भी डीपी कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले लीजिए। यहां से बचेगा वी ए माइनस वी बी और कॉमन क्या आ जाएगा हमारा डीपी। भाई डीपी हमने कांस्टेंट ले लिया, यहाँ वी ए बचा माइनस वी बी बचा। इसी तरह से यहां पर भी करना है, यहां क्या बचेगा एस ए माइनस एस बी बचेगा। कब? जब हम डी को यहां से कॉमन ले लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या करना है भाई? डीपी यहां से डीपी है, ठीक है सर, यहां से क्या डीटी है, नीचे ले आओ, ले आए बराबर। यहां पर क्या है एस ए माइनस एस बी, ठीक है, बट्टे वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। सर मैं इसको डेल्टा एस लिख सकता हूं क्या? इसको मैं डेल्टा वी लिख सकता हूं? हम बोलेंगे नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? भाई डेल्टा का मतलब चेंज का मतलब ये है कि आपको बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, यही तो मतलब है। सही बात है सर, यही हमारा मतलब है कि हमको बाद वाले में से घटाना होता है। किसको? पहले वाले को। लेकिन यहां पर देखिए भाई, यहां पर देखिए हमें पता है ए इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? बी के साथ इक्विलिब्रियम में। तो बाद वाला तो बी हो गया ना, पहला वाला ए हो गया, है ना। तो अगर हम यहां से बात करें, क्या मैं यहां से माइनस कॉमन ले सकता हूं? ले लीजिए। उससे क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो डीपी डिवाइड बाई डी टी बराबर। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो एस ए हो जाएगा माइनस का, एस बी हो जाएगा प्लस का। तो इसको लिख सकते हैं एस बी माइनस एस ए। अगर यहां से मैंने माइनस का कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने पर ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की। इसी तरह से नीचे से भी कर लीजिए भाई, यहां से माइनस कॉमन लूंगा, यहां से हो जाएगा वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर। इसके साथ ही आपको एक काम करना, माइनस से माइनस को कर दीजिए कैंसिल, माइनस से माइनस को कर दीजिए मान एस बी माइनस एस ए। अब बी की एंट्रोपी में से एक ही एंट्रोपी को माइनस करेंगे तो एंट्रोपी चेंज मिल जाना है, एंट्रोपी चेंज मिल जाना है। तो सर यहां से हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भैया? हम यहां से लिख लेंगे सर, यहां से है हमारे पास डीपी, ठीक है, बट्टे यहां पर है हमारे पास dt, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? ये बचा हमारा डेल्टा s और ये आया हमारा डेल्टा v। सर ये हमारी बहुत ही बेहतरीन वाली इक्वेशन आ गई है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t बराबर डेल्टा s अपॉन डेल्टा v। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अभी कुछ और जानना, क्या जानना अभी? चूंकि विनो क्या जानते हैं हम? विनो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इधर ही शॉर्ट में लिख देता हूं थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करते हैं भाई, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम पहले भी जान चुके हैं। क्या था हमारा? सर डेल्टा एस बराबर होता है क्यू अपॉन टी के। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी है। जरा देखना इसको और जरा इसको देखना। इसको आप एक काम करिए, और काम ये करना भैया, इसको आप इक्वेशन 1 बना लीजिए, तो इसमें लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। भाई अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाना भैया? मेरे पास है सर डेल्टा पी
या dp अपॉन dt बराबर क्या था, डेल्टा s अपॉन डेल्टा v था। ठीक है सर, डेल्टा s अपॉन डेल्टा v था। तो डेल्टा s की वैल्यू कितनी है भाई, डेल्टा s की वैल्यू आई है सर q अपॉन टी, रख दीजिए यहां पर, मैं रख दूंगा q अपॉन टी। और क्या है भाई, नीचे क्या था हमारा पहले से, डेल्टा v था, तो यहां पर लिख देंगे डेल्टा v। तो ये हो जाएगा हमारा एक फाइनल इक्वेशन, डेल्टा p अपॉन dp अपॉन dt बराबर q अपॉन टी डेल्टा v। इस इक्वेशन को क्या कहेंगे भाई, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसे क्या बोलेंगे, क्लैपेरॉन इक्वेशन पे। सर क्लैपेरॉन इक्वेशन ये होगी, तो क्लैपेरॉन क्लॉसियस इक्वेशन क्या है अभी जान लेते हैं क्या होता है, इसे हम बोलेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहीं से हमें डिफाइन करना होता है किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। मान लीजिए आप सॉलिड से आप गैस में जा रहे हैं, या सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, या लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, तो आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी फेज रहती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है वो इसके लिए हम निकालने वाले हैं। इसके लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालेंगे। और इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है सर, इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये होती है, अगर मान लीजिए मैंने इतना टेम्परेचर चेंज किया तो मेरा प्रेशर कितना चेंज होगा। मान लीजिए मेरे पास टेम्परेचर T1 था, मैं T1 से जा रहा हूं T2 पर, प्रेशर मेरा P1 है तो मेरा P2 कितना होगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमें करना होता है क्या, इंटीग्रेटेड इक्वेशन उसमें लगानी होती है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करेंगे। अब इंटीग्रेटेड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक नया सिस्टम लेना पड़ेगा। नया सिस्टम मतलब हमें ये करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में है क्या, कोई लिक्विड है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और लिक्विड हमारा किसमें है भाई, इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ, गैस के साथ। इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, गैस के साथ। मान लीजिए लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से वापस से लिक्विड बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, ये प्रोसेस कहां होती है भाई, ये प्रोसेस होती है हमारी वेपोराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, वेपोराइजेशन बोले। भाई लिक्विड से गैस का फॉर्म है ना, जैसे पानी है भाई, पानी को आपको उबालना तो उसको वेपोराइजेशन बोलेंगे, है ना। पानी से गैस में जाना है तो लिक्विड से गैस जाना क्या होगा, हमारा वेपोराइजेशन हो गया, जहां पर ये दोनों क्या पाए जाते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। सर इसके लिए हमें क्या करना है, क्लैपेरॉन इक्वेशंस को लिखिए। इसके लिए क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखना क्या हो जाएगा हमारा, सर यहां से हो जाएगा dp अपॉन dt बराबर क्या था हमारा, q अपॉन टी डेल्टा v। यही तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर अब यहां के लिए समझ लेना, अगर हम वेपोराइजेशन के लिए बात करते हैं, क्यों क्या भाई, क्यों हीट होती है ना, क्यों होती है हमारे पास हीट। जब लिक्विड से गैस में जा रहा है तो जो हीट है वो क्या करेगी भाई, हीट को, उस हीट को बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वी से उसको दिखाएंगे। सर डेल्टा एच वी से क्यों दिखाएंगे, क्योंकि वेपोराइजेशन हो रहा है ना, तो वेपोराइजेशन में जितनी हीट यूज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्यू की जगह आप क्या रखेंगे यहाँ पर, डेल्टा एच वी। दूसरा क्या है सर, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा सर, डेल्टा वी क्या है, वॉल्यूम का चेंज हो गया। वॉल्यूम का चेंज कैसे करेंगे, वॉल्यूम का चेंज का मतलब है आपको करना क्या है, गैस के वॉल्यूम में से लिक्विड वाले के वॉल्यूम को घटा दीजिए, मतलब बाद वाले में से पहले वाले घटाना होता है, बिल्कुल। तो भाई अगर आप गैस के वॉल्यूम में से लिक्विड के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा डेल्टा वी। इन दोनों वैल्यू को यहां रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर ये हो जाएगा डेल्टा एच वी अपॉन टी, यह हो जाएगा वी जी माइनस वी एल। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पर आपको बहुत ही अच्छी बात याद रखने का मौका है। क्या मौका है भाई, आपको यह ध्यान रखना है कि गैस का जो वॉल्यूम होता है भाई लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा। भाई लिक्विड इतना सा है, अब आप इसको उबालो गैस बन जाएगी, तो गैस के इतने से में रहेगी, वो तो पूरे में फैल जानी है, यानी कि हम यहां पर कहेंगे भाई, वी नो द वॉल्यूम ऑफ गैस इज मच 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 ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। है भाई, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो लिक्विड के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा होता है तो सर हम क्या करेंगे, हम तो एक ही काम करेंगे, फिर लिक्विड को वॉल्यूम को कर देंगे नेग्लेक्ट, अगर मैं लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन यहां से बनेगी वो बन जाएगी मेरी dp अपॉन dt बराबर डेल्टा एच वी अपॉन टी वी
जी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे क्या कहानी करनी है सुन लीजिए। इसके आगे क्या कहानी करनी है भाई, हमको एक चीज पता है, अगर हमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालनी है, तो इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहां रखना पड़ेगा। हम किसी गैस की बात करें, आइडियल गैस की बात करते हैं भाई। आइडियल गैस के लिए हमें पता होता है सर पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, बिल्कुल होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो एक काम आपको करना है, हम जो भी चीज कर रहे हैं फिलहाल के लिए 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? 1 मोल। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैंने यहां से हटा दिया है। तो यहां से पीवी इक्वल टू कितना हो गया? RT। तो यहां से सर अगर मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकालूं तो V बराबर कितना हो जाएगा सर? वो तो हो जाएगा RT अपॉन P। V बराबर हो जाएगा RT अपॉन P। क्या मैं इस V की वैल्यू को, इस V बराबर RT अपॉन P है, उसको मैं यहां रख सकता हूं? बिल्कुल रख दूंगा। रखने से क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? dP अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा HV अपॉन P। ये तो हो जाएगा, सही है। अब V की जगह क्या रखना है? RT अपॉन P इंटू RT अपॉन P। ये तो हो जाना है सर। मैं P को ऊपर लेके जा सकता हूं, यहां से आ जाएगा आपका dP अपॉन dt बराबर, यहां पर क्या P ऊपर पहुंच गया तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा HV इंटू P डिवाइड बाई, यहां से आ जाएगा R और ये भी T है, हम इसको लिख सकते हैं RT स्क्वायर। सर ये वाली जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि dP अपॉन dt बराबर डेल्टा HV इंटू P अपॉन RT स्क्वायर। सर इस वाले इक्वेशन को मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। क्या है हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन है सर dP अपॉन dt बराबर डेल्टा HV इंटू P अपॉन RT स्क्वायर, यही ना। अब हमें इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो भाई इंटीग्रेशन हमें पता होता है किसका करना है। इंटीग्रेशन हम उसका करते हैं जिसका पहले से डिफरेंशिएशन हो रखा हो, मतलब जिनके आगे d लगा रखा हो। भाई d किसके आगे लगा रखा है? मतलब p के आगे और दूसरा t के आगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे? इन दोनों को करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों को अलग अलग साइड लेके जाइए और सेम टर्म को सेम साइड लेके आ जाइए। यहां पर है dp, सर p का टर्म इधर तो नहीं है, ये वाला है, तो p को इधर लेके आओ, इसको हम p को इधर ले आए, ठीक है, बराबर यहां पर क्या? डेल्टा HV अपॉन R, ठीक है। इसके बाद dt को इधर लेके जाओ, ये हो गया dt अपॉन नीचे क्या है? t स्क्वायर। इसको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहां पर हम करेंगे ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा भाई? कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? आपको पहले भी बताया जा चुका है, आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है भाई। इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो 2 टाइप से होता है इंटीग्रेशन, या तो आप इंटीग्रेटेड कांस्टेंट लो या फिर आप लिमिट लो। कई जगह हमने कराया भाई, क्वांटम रिएक्शन आइसोथर्म में भी कराया था, और उधर हम आर्हेनियस इक्वेशन वहां पर भी किया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वहां पर भी किया था, तो बहुत सारी जगह कर चुके हैं। आई होप आपको पता होगा। इंटीग्रेशन का सिंबल भी आपको जानते होंगे कि क्या होता है भाई। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कर देंगे? dP अपॉन P बराबर डेल्टा HV अपॉन R, यहां पर हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन ये होता है। अब हमें एक चीज पता है, हमें प्रेशर चेंज देखना है और टेम्परेचर चेंज देखना है। तो मेरे को पता है ना भाई, प्रेशर मान लीजिए पहले मेरा P1 होगा, बाद में मेरा कितना हो जाएगा? P2। इसकी लिमिट हमने निकाल ली। टेम्परेचर की बात करूं, पहले टेम्परेचर मेरा T1 होगा तो बाद में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? T2। ये इसकी लिमिट निकाल ली। अब इनका हम करेंगे इंटीग्रेशन। भाई आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर 1 अपॉन x है, यहां पर ही कर लेते हैं। चलिए अगले पेज पे करते हैं। अगले पेज पे अगर आपका 1 अपॉन x tx का इंटीग्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x। क्या होता है भाई? ln x। ln का मतलब नेचुरल लॉग x होता है, यानी कि यहां पर जो है आपका क्या है, जब 1 अपॉन x का ln x होता है तो 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा भैया? ln p। तो यहां का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln p, और इसकी लिमिट हमें याद रखनी है। लिमिट क्या है आपकी? p1 से लेकर p2 है, ठीक है सर, बराबर डेल्टा HV अपॉन R हो जाएगा। अब यहां पर करना है 1 अपॉन t स्क्वायर है। सर 1 अपॉन t स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन? पिछले वाले लेक्चर में मैं बता चुका था। अगर आपका ये ऐसा है, क्या भाई? 1 अपॉन x, या फिर ऐसे कर लो x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये होता है सर इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला।
किसी की पावर अगर x है, तो अब आपको पता है 1/t² का मेरे को निकालना है dt के लिए, है ना। तो आप क्या करेंगे, t² वो ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, dt हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे सर, जब x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है, t की पावर -2 है, तो t की पावर जो भी हमारी है पावर है उसमें आप 1 जोड़ दो, उतनी से ही क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। तो यहां से क्या बच जाएगा भाई, 2 में से गया तो -1 बचेगा, तो यहां बचेगा t की पावर -1 और 2 -1 फिर भी -1 बचेगा। तो यहां से क्या हो जाना है हमारा, यहां से हो जाएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू किसमें हो जाएगी हमारी, माइनस में। t इनवर्स को नीचे लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, t की पावर 1, नीचे आगे हो जाएगी t की पावर +1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -1/t। पता होना चाहिए भाई, सिंपल। अगर नहीं, अगर ये समझ में आ रहा मैथमेटिकल पोर्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट याद रख लो। जैसे 1/x का ln x होता है, 1/x² का हो जाएगा -1/x, यानी 1/t² का हो जाएगा -1/t, ये हो जाएगा -1/t। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। लिमिट क्या है सर, t1 से लेकर t2 तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें सर? नहीं है, मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी। चलो ठीक है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो फिर हम आगे बात करते हैं। इसके लिए क्या बात करते हैं, देखिए सुनिए, देखिए अब हम इसकी आगे बात करेंगे। जब भी हम लिमिट को पुट करते हैं, हमें पता होता है सर लिमिट पुट करने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को कर देते हैं माइनस। बिल्कुल करेंगे सर। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट p2 है, नीचे वाली लिमिट क्या है, p1। तो हम यहां पर लिखेंगे सर ln p2 माइनस ln p1। भाई यही तो लिखेंगे, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि हमें ऊपर वाली लिमिट, एक बार p की जगह ऊपर वाली लिमिट रख दो, एक बार नीचे वाले, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। तो हमने लिख दिया ln p2 माइनस ln p1। ठीक है सर, बराबर डेल्टा HV/R। सर डेल्टा HV/R आ गया। अब यहां पर करना है, देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ये तो माइनस है, लगा दीजिए -1/t की जगह एक बार t2 रखना है, तो यहां करेंगे -1/t2, फिर माइनस लगाएंगे क्योंकि ऊपर वाले में से माइनस करना है। ठीक है, किसको माइनस करना है, फिर उसका माइनस खुद का है, ये 1/ क्या हो जाएगा आपका 1/t1। आपको देख नहीं रहा होगा ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से। चलिए, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, यहां पर हो जाएगा हमारा ln p2 माइनस p1 बराबर डेल्टा HV/R -1/t2 -1/t1। ये तो कर दिया, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दे। अब इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम। यहां पर क्या लिखेंगे भाई, ln, हाँ एक और चीज है, चूंकि हमें एक चीज पता है भाई, क्या पता है, अगर हमारे पास ऐसा दे रखा हो log a इंटू बी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं भाई, हम इसको लिखते हैं log a प्लस log b। ये तो लिख लेते हैं। अगर आपके पास अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर दीजिए, अगर ये मल्टीप्लाई होने की वजह किसमें, हमारे डिवाइड में है, तो यहाँ पर क्या लग जाता है हमारा, माइनस लग जाता है। जैसे ये बिल्कुल वही चीज है जो आप बचपन से पढ़ते चले आते हैं ना, जैसे कहते हैं भाई गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घट जाती है, तो वही चीज है। अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा। इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ये वैल्यू किसमें है, माइनस में है। माइनस में है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम अगर माइनस में तो डिवाइड में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ln p2 डिवाइड बाई ln p1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा HV/R। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा, देखो ये वैल्यू तो माइनस की, ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1/t1 माइनस 1/t2। तो ये आ गया हमारा फाइनल इक्वेशन, जिसका नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसी इक्वेशन का नाम होता है हमारे पास क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। उम्मीद करता हूं ये वाली इक्वेशन आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसको और भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है ln और log बेस 10, इसमें रिलेशन क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है सर 2.303 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ln की जगह रखूंगा मैं 2.303 और ln की जगह क्या हो जाएगा, log बेस 10। यहां हो जाएगा p2/p1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा HV/R। यहां से क्या बचेगा आपका 1/t1 माइनस 1/t2।
1/T1 माइनस 1/T2। अगर आप एक काम भी कर सकते हो, भी क्या कर सकते हो भाई, यहां से अगर मैं 2.303 को नीचे लेके जाना चाहूं तो यहां से आपका फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा log base 10 P2/P1 बराबर P2/P1 बराबर हो जाएगा डेल्टा एच वी अपॉन क्या आ जाएगा 2.303 इंटू आर, और यहां क्या बचेगा 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो जाती है हमारी क्या भाई फाइनल इक्वेशन, और इसी को बोला जाता है क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। आई होप आपको इसके बारे में पूरे का पूरा डेरिवेशन जो है समझ में आया होगा। आप कह रहे हो सर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, देखो तीन चीजें अगर मैं बताऊं आपको तो नॉर्मली सेम सेम सी लगती हैं। जैसे एक तो एक्टिवेशन एनर्जी का इसी तरह का कुछ ना कुछ ग्राफ आता है आर्हेनियस इक्वेशन में, एक वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ा वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही दिखा होगा आपको, और एक हम पढ़ते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो भी आपको कुछ ऐसा ही, फॉर्मूला हमारा सेम होता है, बस इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है, जब आप क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन की बात करते हो तो वहां पर चेंज होता है P और T के बीच, यानी प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच देखा जाता है, वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच देखा जाता है। यही अंतर रहता है, बाकी कोई अंतर नहीं रहता। सेम टाइप का डेरिवेशन होता है, सेम टाइप का आंसर आता है, इक्वेशन भी लगभग ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को इधर ही हम फिनिश करते हैं, बाकी इसके अलावा इससे जो भी क्वेश्चंस होंगे हम वो लेके आएंगे। और अगली यूनिट जो आपकी आने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फेज इक्विलिब्रियम। 1 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, 3 कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है, वो सारी की सारी उसकी एप्लीकेशन और बड़े ही अंदाज में अच्छे से अंदाज में पढ़ने वाला है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए भाई आपको बस एक ही काम करना है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पर अभी तक रुके हुए हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता है कंटेंट वाले वीडियो में हम ज्यादा देर तक रुकते नहीं है, जिसको जरूरत है वही रुकता है, बाकी तो 1-2 मिनट चलाता है निकल लेते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में और एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। तो आपको बस एक ही काम करना है, शेयर करना है, जिसको भी इस चीज की जरूरत है भाई उसको शेयर कीजिए ताकि उसको मिल जाए, है ना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।